हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कल हमने देखा था स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन। आई होप वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रिवेंशन पे क्वेश्चन आता ही आता है। इस टॉपिक में हम इस टॉपिक के साथ साथ जब प्रिवेंशन पढ़ेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पेशेंट सेफ्टी का भी पार्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 2-3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली स्पिल मैनेजमेंट ही बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और उसके साथ साथ हैंड हाइजीन पे एक चैप्टर भी है जो कि हम इसी में कवर करते हुए चलेंगे। फाइनल एग्ज़ाम है तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा टॉपिक जल्दी जल्दी कवर हो जाए। और उसके बाद हैंड हाइजीन का तो आपका होगा ही। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मैंने इसको छोटे पार्ट में ही कवर करने की कोशिश की, और उसको आप चाहे तो और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। और हमारा जो पेशेंट सेफ्टी टॉपिक है, पेशेंट सेफ्टी में कल या आज शाम तक ही हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। बाकी पेशेंट सेफ्टी का एक टॉपिक इसमें भी आपका आ गया, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आप आज का टॉपिक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे। क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? सबसे पहले चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या है? Hospital acquired infection can be defined as the infection acquired in the hospital by a patient admitted for a reason other than infection. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? हॉस्पिटल से ही स्टार्ट होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन वाले पेशेंट को ही होता है। हो सकता है कि हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट आए होते हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन भी होती है, कुछ कुछ सिम्टम्स या जो भी हैं अदर डिजीज़ कंडीशन की वजह से आए हैं, बट उनको हॉस्पिटल आकर इन्फेक्शन हो जाता है, हॉस्पिटल से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो उसे बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन शुड नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हो सकता है कि जब पेशेंट आया हो एडमिशन के टाइम पे, उस टाइम पे इन्फेक्शन ना हो। एंड द सिम्टम्स शुड अपीयर एट लीस्ट आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। हो सकता है कि पेशेंट स्टे करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, एडमिट होने के बाद उसको इन्फेक्शन होता है। कई बार क्या होता है, डिस्चार्ज होने के बाद जब वो घर पे जाते हैं तो बीमार पड़ने लग जाते हैं, बार बार फिर हॉस्पिटल आते हैं। तो अगर ऐसे इन्फेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपके हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बस सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको बस इतना ही लिखना है कि वो इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वो हो सकता है आपके 48 आवर्स के बाद हो, या हो सकता है पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद 1 वीक के बाद भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हो रही है इसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। इसे और अदर नाम क्या है इसका? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब आप पिछली बार का क्वेश्चन देखेंगे, एमएसटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल उठाते तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का डेफिनेशन, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है और फैक्टर। तो उसी वे में मैंने बनाया है ताकि हमारा इजी हो जाए, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे हम अटेम्प्ट कर पाए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट सम आर स्पेसिफिक विच सर्वाइव इन द हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग पीरियड। वैसे तो अगर हम नॉर्मली बात करें हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में सर्वाइव करते हैं। उस पर वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करने से एडॉप्ट हो गए हैं, वो उससे भी किल नहीं हो पा रहे, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आप अदर भी नाम लिख सकते हो, बट जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसका ESKAPE जो लिखा हुआ है, अगर ये आप याद रखोगे तो नाम याद आ जाएगा, ईजी रहेगा। ई से एंट्रोकोकस फेसियम, स्टेफिलोकोकस ओरियस, लेविसिला न्यूमोनिया, एसिनेटोबैक्टर बामनी, स्यूडोमोनास और एंट्रोबैक्टर स्पेसिस। तो इसमें से अगर आप 3-4 भी याद रखते हो तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टेफिलोकोकस ओरियस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बहुत बार नाम भी सुने होंगे तो इसको हमेशा याद रखना।
कोकस फेसियम, ई से एंट्रोकोकस, एस से स्टेफिलोकोकस, के से लेप्सिला एसिनेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास एंट्रोबैक्टर। ये आपके 4-5 ऐसे कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसीचेरिचिया कोलाई, इसीचेरिचिया कोलाई भी आपको याद रहेगा, बहुत बार नाम सुनते हैं हम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई भी याद रहेगा। इम्पॉर्टेंट हार्ड थोड़ा सा है तो वो क्या है, ये इनका नाम जो हमने ऊपर लिखा है। तो इसमें से आप 3-4 याद कर लो बस, स्टेप्लोकोकस, एंट्रोकोकस, स्यूडोमोनास, एंट्रोकोकस फेसियम, स्पेस 2 तो एक जैसा ही, एंट्रोबैक्टर और एक है एंट्रोकोकस। तो एंट्रोबैक्टर एंट्रोकोकस करके आप याद रखो। स्यूडोमोनास हो गया, स्टेफिलोकोकस, एसिनेटोबैक्टर। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV। हाँ, अब बात करें अगर कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये कैसे कॉज होता है, ये भी तो हॉस्पिटल में ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके नीडल स्टिक इंजरी होने की वजह से ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि अकर होते हैं हॉस्पिटल में। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि जहाँ अगर हॉस्पिटल से इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। हो सकता है 48 आवर्स के बाद हो सकता है पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद हो। पेशेंट जब आया हो, एडमिट हुआ हो, उस टाइम पे कोई भी सिम्टम्स ना हो, बट कुछ टाइम के बाद उसे सिम्टम्स आने लगे, वो डिजीज़ होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए। उसमें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपने सुना होगा, इसीचेरिचिया कोलाई। अगर बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी डिजीज़ है जो इन्फेक्शन ऐसे नहीं फैलता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से नहीं, तो कैसे फैल जाता है, तो नीडल स्टिक इंजरी, स्टाफ जो वहाँ पे होते हैं स्टाफ में नीडल स्टिक इंजरी के थ्रू होने के चांसेस होते हैं। दूसरा हमारा बैड हैबिट जो हम PPE यूज़ नहीं करते उसकी वजह से भी होता है। सोर्स क्या है इसके, सोर्स किसके थ्रू नोजोकोमियल इन्फेक्शन फैलता चला जा रहा है। सोर्स है पीपल कैसे, कांटेक्ट में, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। आजकल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आसपास लोग एक दूसरे के पास खड़े होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि सामने वाले पर्सन को कौन सी डिजीज़ कंडीशन है, कौन सा इन्फेक्शन है, तो कांटेक्ट में आने की वजह से। दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हम ऐसे ही उठा लेते हैं बिना ग्लव्स, विदाउट ग्लव्स, कोई भी टच कर देते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़ा होता है तो उसकी वजह से अगर इन्फेक्टेड पर्सन उसको टच कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि नेक्स्ट पर्सन को भी होगा। फिर है फूड, वाटर, एयर, ये चीज़ें, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, ये चीज़ें सोर्स हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा फैलाते चले जा रही हैं। फैक्टर अफेक्टिंग HAIS, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। इम्यून स्टेटस। अब अगर नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर हॉस्पिटल कौन आता है जिसको बीमारी हो रही है, जिसको कोई डिजीज़ हो रही है, किसको डिजीज़ होता है जल्दी, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर इम्यूनिटी वीक है तो उसी वजह से वो हॉस्पिटल जा रहा है और हॉस्पिटल में ऑलरेडी उसे इन्फेक्शन हो जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अनहेल्दी पेशेंट्स पहले से पड़े होते हैं उनकी वजह से उसे और हो जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी इम्यून ही है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट एडमिटेड पेशेंट हैव इम्पेयर्ड इम्यूनिटी ड्यू टू देयर डिजीज़, दे आर हाईली सब्सेप्टिबल टू इन्फेक्शन। ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होता है तो और ज़्यादा वीक हो जाती है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसे, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट हम देखते तो है कि साफ़ सफाई हो रही है वहाँ पे, पर हॉस्पिटल में क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो जल्दी उस पर अफेक्टेड नहीं हो पा रहा है। फिर भी यूज़ करने के बाद भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट रह जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस, अगर हम जो डायग्नोस्टिक जो भी प्रोसेस है जैसे कैथेटराइजेशन कर रहे हैं किसी पेशेंट का, अगर कैथेटराइजेशन में हम अच्छे से जो हमारा स्टरलाइज जो भी चीज़ें हैं उन्हें वो प्रैक्टिस हमारी अच्छे से नहीं है, विदाउट ग्लव्स कर रहे हैं, हम ग्लव्स पहन भी रहे हैं तो जिस तरीके से पहनना चाहिए उस तरीके से नहीं पहन, तो हमारे पास जो ये असेप्टिक प्रैक्टिस है ये अच्छे से होना चाहिए कि कैसे कोई भी डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इंटरवेंशन करना है। सेंट्रल लाइन यूरिनरी कैथेटर,
एंडोट्रैकियल ट्यूब में इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन इन सस्टेबल पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा जिनका डायग्नोस बार बार हो रहा है और हॉस्पिटल इन्वायरमेंट वहाँ का सही नहीं है, वहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, वहाँ पे जो रूम है रूम क्लीन नहीं है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है वो, तो उसकी वजह से अगर हम, आप सोच सकते हो कि अगर हम किसी गंदे एरिया पे, गंदा कहने का मतलब कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और वहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी पेशेंट अफेक्टेड होगा। ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इंट्रावेनस, पुअर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कॉज इन्फेक्शन। ट्रांसफ्यूज़न में कैसे, आप जब कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे पेशेंट आसपास पड़े हुए हैं, वहीं पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, जितना पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, स्टरलाइज चीज़ें जो भी हैं, जितनी क्लीनिंग हमें रखना चाहिए उतना हम नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और यही फैक्टर्स की वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले हमारा इम्यूनिटी है, सेकंड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है, तीसरा हमारी प्रैक्टिस है डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के टाइम पे, और चौथा हमारा ट्रांसफ्यूजन। ये भी आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके पास जो एसेप्सिस है उसकी प्रैक्टिस कितनी है। तो सबसे पहले हमने देखा हॉस्पिटल एक्वायर्ड का डेफिनेशंस एंड कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके सोर्स क्या है, किस तरीके से ये फैल सकता है। और नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स था, जो कि फैक्टर्स में हमने 4 पॉइंट लिखने हैं, इम्यूनिटी, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक इंटरवेंशंस, और नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न में क्या था, ब्लड प्रोडक्ट, इंट्रावेनस फ्लूइड्स यूज टू ट्रांसफ्यूज़न, पुअर हॉस्पिटल एडमिशन। इसका ट्रांसफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जब कैनुला लगाते टाइम पे कितने बार कई लोग उसको क्लीन नहीं करते अच्छे से, क्लीन करते भी है तो ड्राई, सिंपल सा ड्राई होता है कॉटन, और वहाँ से बस ऐसे रब करके फिर ये कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ऐसे ही कॉज होता चला जाता है। इन्फेक्टेड हाथ से बिना विदाउट ग्लव्स वियर किए वो जाके लगाने लगते हैं, इंजेक्ट करने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो हमारी, ये प्रैक्टिस जो हमारे हैं, यही इन्फेक्शन कॉज करते चले जाते हैं। तो 4 पॉइंट तो आपको लिखना बनता ही है, इम्यून स्टेटस, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, डायग्नोस्टिक थेरापेटिक इंटरवेंशन एंड लास्ट ट्रांसफ्यूज़न। तो ये हमारे 2-3 टॉपिक अभी हमने कवर किया, डेफिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोर्स एंड फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये तो मैंने बस छोटा सा ऐसे लिख दिया है कि आपको कंटेंट मिल सके कि हमें इसमें लिखना क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है किसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, जो भी इन्फेक्शन कॉज होता चला जा रहा है। पहला है कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एयरबोर्न, कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एयरबोर्न कंटामिनेटेड फूड ट्रांसमिशन। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिशन होता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन आप पढ़े होंगे तो इसमें ये चीज़ें मिलेंगी आपको। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, देयर आर 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स। एक मिनट, यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है कैथेटरी एसोसिएटेड यूटीआई। जब आप सिलेबस में देखेंगे तो आपके सिलेबस में हमारे दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने टाइप बनाया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के, कि मेनली 4 टाइप के होते हैं। यूटीआई, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई कैसे कॉज हो रहा है, कैथेटराइजेशन के थ्रू, तो इसे हमने बोला कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन के थ्रू ब्लड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वेंटिलेटेड के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वोंड। तो ये 4 कॉमन टाइप्स हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। कौन कौन से, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड नेक्स्ट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये आपके टाइप्स है। अब बात आता है प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ HAI। कितने लोगों को डाउट होगा कि प्रिवेंशन में हमें क्या लिखना चाहिए, यूटीआई प्रिवेंशन लिखना चाहिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लिखना चाहिए, या फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन लिखना चाहिए। तो एक आप लोग खुद ही डिफरेंस समझे। मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये किस वजह से हो रही है, यूटीआई क्यों हो रहा है।
ये तो डिपेंड करता है स्टाफ पे। यूटीआई का जो कैथेटराइजेशन है यूटीआई में वो कौन करता है, स्टाफ करते हैं। तो स्टाफ को क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन रखना चाहिए, ग्लव्स, जो भी चीज़ें उन्हें पीपी जो उनकी है उसको यूज़ करते हुए, स्टरलाइजेशन को देखते हुए, डिसइंफेक्टेंट को। तो बेसिक चीज़ें क्या हुआ, हमारा प्रिकॉशन हुआ। तो इसलिए जो आप अगर सोच रहे हो कि हमें लिखना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पढ़ लेते हो, यूनिवर्सल प्रिकॉशन पढ़ लेते हो, तो इसमें अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरतें नहीं पड़ेंगी। बस इसमें आपको प्रैक्टिस पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लिखना है। आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में जो चीज़ें पढ़ोगे वो चीज़ें इन चारों टाइप के हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि जो भी काम है यहाँ पे है वो हॉस्पिटल स्टाफ, जो हॉस्पिटल में हेल्थ मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उनका काम है, तो उनको प्रिकॉशन रखना है। तो इसलिए मैंने प्रिवेंशन ये चीज़ें देख कर ही, ये डिफरेंस पता करके ही मैंने दो टाइप का बेसिकली बनाया है, स्पेसिफिक प्रिकॉशन एंड स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल प्रिकॉशन। स्पेसिफिक प्रिकॉशन और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में डिफरेंट क्या है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है कि हमें हर काम पे ध्यान रखना है, पीपीई का हर काम पे प्रिकॉशन रखना ही रखना है। और स्पेसिफिक प्रिकॉशन क्या है, जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, जब आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उस टाइम पे आपको जो प्रिकॉशन रखना है उसे हम स्पेसिफिक प्रिकॉशन कहते हैं। या पेशेंट को, जैसे कि नॉर्मली पेशेंट से रिलेटेड भी हो सकता है कि पेशेंट का बेड कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, पेशेंट का रूम कैसा होना चाहिए। जैसे अलग अलग डिजीज़ कंडीशन के पेशेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें रूम में रखना चाहिए। एक अगर मान लेते हैं टीबी वाला पेशेंट है तो एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें बस टीबी वाले ही पेशेंट है, आइसोलेटेड रूम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं स्पेसिफिक प्रिकॉशन में कि हमें स्पेशली डिजीज़ देखते हुए, स्पेशली पेशेंट को देखते हुए कैसे प्रिकॉशन रखना है, वो हमारा आता है स्पेसिफिक प्रिकॉशन में। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले हमने देखा डेफिनेशन, सेकंड में देखा हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड हमारा सोर्स, चौथा था हमारा फैक्टर। अब हम देख रहे हैं प्रिवेंशन। टाइप्स हमने देखे, टाइप्स हमारे बेसिकली 4 है। कौन कौन सा था आपका, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तीसरा हमारा क्या है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और चौथा हमारा क्या है, ब्लड बॉर्न। कौन किस में था ये, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अब हम देख रहे हैं प्रिवेंशन, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा टॉपिक है। बट घबराए ना, इसमें आपका 2 से 3 यूनिट कुछ कवर हो जाएगा। स्पेसिफिक प्रिकॉशन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, अ सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, नॉन इंटैक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, should be practiced when giving care of the patient who are infected with infection agents, contact droplet able। अब मैं इसमें समझाती हूँ आपको। अगर डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है। इन्फेक्शन के हमने सोर्स क्या क्या पढ़े थे, एयरबोर्न, ड्रॉपलेट्स, और क्या था हमारा कॉन्टैक्ट। बेसिकली इन चीज़ों से होता है। तो और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्पेसिफिक प्रिकॉशन कब प्रोवाइड करना है, जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो केयर प्रोवाइड करने के टाइम पे जो प्रिकॉशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रिकॉशन। और ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे कॉज होता है, इन 3 सोर्स की वजह से। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी सोर्स से पेशेंट को बचाना है। कैसे बचाएंगे हम, आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि बेड का जो डिस्टेंस है वो मेनली 3 फीट का होना चाहिए। हम अगर इसके जब हम WHO के अकॉर्डिंग, या फिर जो हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप इसमें डीप में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि पेशेंट के बेड के बीच में 3 फीट डिस्टेंस होना चाहिए। सेम डिजीज़ कंडीशन वाले पेशेंट सेम आइसोलेटेड रूम में होने चाहिए। तो ये चीज़ आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो कि स्पेसिफिक प्रिकॉशन में ये चीज़ें हमें देखनी है। पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते टाइम में हमें पीपीई यूज़ करना है, हैंड वॉश परफॉर्म करना है, प्रोवाइड करने से पहले भी, प्रोवाइड करने के बाद भी। पेशेंट को भी हमें एटिकेट सिखाने हैं, जैसे कफ एटिकेट आ जाता है। कफ एटिकेट में कहीं भी अगर पेशेंट छींक रहा है, कहीं भी अगर उसे कफ आ रहा है तो उसे कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है,
क्योंकि वहाँ पे कई लोग होते हैं जो उसके ड्रॉपलेट से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो वो हमें एटिकेट सिखाने होते हैं पेशेंट को भी हमें कहना है कि खुद से भी वो हैंड हाइजीन या हैंड जो भी है वो भी परफॉर्म करे, उनके लिए भी सही होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आ जाते हैं स्पेसिफिक प्रिकॉशन में। जैसे हम किसी के बेड के पास जाते हैं तो हम नॉर्मल कहते भी हैं, जब हमें उतना नॉलेज भी नहीं होता है तो अभी हम बोलते हैं कि हमें आपको कि दूसरे पेशेंट से दूर रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो ये चीज़ें जो ये एजुकेशंस हैं, जो ये चीज़ें हैं जो हम पेशेंट को बताते हैं ट्रीटमेंट देते टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रिकॉशन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पे। ये क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, वियरिंग ग्लव्स। ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिखा है, मेन टॉपिक हमारा ये रहा। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, दे आर इंडिकेटेड वाइल हैंडलिंग ऑल पेशेंट स्पेसिमेन एंड साफ। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बस ये नहीं है कि आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई स्पेसिमेन ले जा रहे हो, लेकर आ रहे हो, हॉस्पिटल में कोई भी काम कर रहे हो, उस टाइम पे जो प्रिकॉशन हम रखते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूड, अब हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला तो हमारा हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई, स्पिलेज क्लीनिंग, जो हम स्पिल मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में ही आता है। डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट केयर आइटम्स सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइस, लीलेंट डिसइंफेक्टेंट बिफोर यूज़। इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से पहले डिसइंफेक्टेंट करना है। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग ऑफ सरफेस एंड फ्लोर, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग ऑफ सरफेस एंड फ्लोर जैसे हमने स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में पढ़ा, तो 4 और 5 पॉइंट में आपका वही आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन क्यों करना है हैंड हाइजीन? क्योंकि हाथ ही है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। हाथ से ही सारा काम करना है, हमें इंस्ट्रूमेंट ले जाना है, पेशेंट को हैंडल करना है, कोई भी चीज़ें हम किसी भी चीज़ में हाथ को इन्वॉल्व करते ही हैं। तो हैंड्स आर द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। हैंड हाइजीन प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हैंड हाइजीन अगर हम करने लग जाएँ तो ये इन्फेक्शंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हैंड हाइजीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हैंड्स मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो हैंड हाइजीन में हमारे मेनली 3 टाइप के हैंड हाइजीन आता है, हैंड रब अल्कोहल बेस्ड, हैंड वॉश एंड सर्जिकल हैंड स्क्रब। हैंड रब अल्कोहल बेस्ड में क्या है? हैंड रब अल्कोहल बेस्ड में जब हम पेशेंट के बेड के पास राउंड पे होते हैं, हम राउंड पे पेशेंट को देख रहे होते हैं, बस पेशेंट से मिलने जाते हैं, पेशेंट्स के बारे में पूछने जाते हैं, तो उस टाइम पे हम हैंड रब अल्कोहल बेस्ड ही करते हैं। बार बार हम हैंड वॉश के लिए दौड़ते तो नहीं है कि हमें हैंड वॉश करना है। तो उस टाइम पे हमारा क्या चलता है? हाँ, तो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन मेथड्स। इसमें 3 मेथड है हमारे, हैंड रब, अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश और सर्जिकल हैंड स्क्रब। हैंड रब में क्या है? ये हमारे अल्कोहल बेस पे होता है। इसमें एग्जांपल हमने देखे थे जब हम डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एग्जांपल देखा था इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल। तो इसमें 70 से 80% हमें इथाइल अल्कोहल और क्लोरीहेक्सिडिन का यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है, टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हैं हमारे हैंड हाइजीन के टाइप्स, इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए। हैंड रब अल्कोहल बेस्ड जो है वो 20 से 30 सेकेंड का होता है, जबकि जो हैंड वॉश है वो हमारे 60 सेकेंड तक का होता है, और सर्जिकल हैंड स्क्रब 3 to 5 मिनट का होता है। तो ये हैंड रब अल्कोहल बेस्ड हम कब करते हैं? ड्यूरिंग रूटीन पेशेंट केयर एक्टिविटी और टेकिंग राउंड्स इन वार्ड और आईसीयू। नॉर्मली अभी हमने इस पर डिस्कस किया था कि हैंड रब अल्कोहल बेस्ड में जब भी हम राउंड लगाते हैं पेशेंट के रूम में या बस नॉर्मली उन्हें देखने जाते हैं, तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड वॉश। हैंड वॉश के 5 मोमेंट्स है जो कि WHO के अकॉर्डिंग है। तो इसके मोमेंट्स भी देखिए हम कब कब हमें हैंड वॉश परफॉर्म करना है। तो हैंड वॉश में हमारा क्या आ जाता है? एंटी माइक्रोबियल सोप्स आर अवेलेबल कंटेनिंग 4% क्लोरीहेक्सिडिन। जो एंटी माइक्रोबियल सोप्स है उसमें 4% क्लोरीहेक्सिडिन होता है, जो कि हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होते हैं। अगर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं तो ऑर्डिनरी सोप और वाटर से भी हम हैंड वॉश परफॉर्म करते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 40 to 60 सेकेंड्स। इसके मोमेंट्स पढ़ेंगे हम, मोमेंट्स बहुत ज़रूरी है हैंड वॉश का पढ़ना कि हमें कितने कब हमें हैंड वॉश करना है। सर्जिकल हैंड स्क्रब 3 to 5 मिनट का होता है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है तो उस टाइम OT में जो भी सर्जरी के टाइम पे स्क्रब नर्सेज होती हैं, सर्जन्स होते हैं, वो सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे सर्जिकल हैंड स्क्रब परफॉर्म करते हैं।
इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशन में ही हम 5 मोमेंट्स देखते हैं फॉर हैंड हाइजीन के। अगर हम हैंड हाइजीन का यूनिट भी उठाते हैं तो हैंड हाइजीन यूनिट में बेसिकली हमें यही पढ़ना है कितने टाइप के हैंड हाइजीन क्यों करना है, हैंड हाइजीन के डेफिनेशंस पता होने चाहिए आपको। फिर उसके टाइप्स आ जाते हैं, 3 टाइप्स में अलग अलग स्टेप्स हैं। जब आप नॉर्मल हैंड वॉश के स्टेप देखोगे तो 7 से 6 स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। तो अगर वो स्टेप्स आपको याद रहते तो अगर क्वेश्चन अलग से आता है हैंड वॉश पे तो वो स्टेप्स आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। बट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पढ़ रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है। 5 मोमेंट्स में आपका WHO has published standard guidelines describing the situation or opportunity when hand hygiene perform। पहला है हमारा बिफोर टचिंग अ पेशेंट। किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर। कोई भी असेप्टिक प्रोसीजर जैसे हो सकता है कि ड्रेसिंग करना है या कोई भी ड्रेसिंग के अलावा सूचरिंग का भी हो सकता है। तो ऐसे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो उससे पहले भी हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर जैसे हो सकता है यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम पे ये चीज़ें हो। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट को टच करने के बाद भी। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो ये 5 मोमेंट्स हैं जिसमें हमें हैंड वॉश परफॉर्म करना ही करना है। बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसको भी पहनने के कुछ रूल होते हैं और उस पर MCQ भी आते हैं, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि किस तरीके से हमें पहनना है, सबसे पहले क्या पहनते हैं, फिर नेक्स्ट में। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिवेंट रह सके, जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें इन्फेक्शन कॉज ना हो। यूज टू प्रोटेक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्सपोजर टू ब्लड बॉडी फ्लूइड ड्यूरिंग स्टेराइल एंड इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में क्या होता है, जो हम बॉडी में कुछ भी विदाउट इंजेक्ट किए किसी भी चीज़ को जब हम सैंपल कुछ भी लेते हैं तो वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में आता है। बट अब अगर कैनुला के थ्रू, सिरिंज के थ्रू इंजेक्शन लगा करके ब्लड सैंपल लेते हो वो आपका आ जाता है इन्वेसिव प्रोसीजर। बायोप्सी होता है वो हमारा आ जाता है इन्वेसिव प्रोसीजर। तो ऐसे प्रोसीजर करते टाइम, ऐसा जो भी प्रोसीजर है इसके टाइम पे हमें PPE ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों? ताकि बॉडी फ्लूइड जो है, ब्लड जो है, उससे हमारा जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट रह सके। PPE यूज इन हेल्थ केयर सेटिंग्स आर ग्लव्स, मास्क, गाउन, एप्रन, गॉगल्स, फेस शील्ड, शूज़ कवर, हेड कवर। ये हमारे उसमें आ जाते हैं PPE में। इसमें डॉनिंग डॉफिंग हम पढ़ेंगे। डॉनिंग डॉफिंग हमें MSN के हमारे उसमें भी पढ़ना है, MSN में भी पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉनिंग डॉफिंग। इसमें पहले हम देखते हैं कॉफ एटिकेट। कॉफ एटिकेट क्या है? मैंने पहले भी कहा था कि आपको जब हम स्पेसिफिक प्रिकॉशन की बात करते हैं, जब पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट कॉफ एटिकेट के बारे में। कॉफ एटिकेट में कवर करना क्या है? कवर योर नोज़ एंड माउथ विद अ स्लीव और टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज। जब कई बार टिश्यू पेपर नहीं होते हैं, हमें अचानक से कफ आ जाती है, छींक आ जाती है, तो उस टाइम पे आपको स्लीव के थ्रू भी अपने माउथ को कवर करना है ताकि आसपास का जो एरिया है वो इन्फेक्टेड ना हो। बेन योर टिश्यू आफ्टर यूज वॉश योर हैंड, और उस टिश्यू पेपर को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट क्या करना है? उसके बाद हमें हैंड वॉश करना नहीं भूलना है, हैंड वॉश करना ही करना है। डॉनिंग एंड डॉफिंग क्या है? डॉनिंग मतलब होता है वियरिंग, डॉफिंग मतलब होता है रिमूविंग। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर रिस्क और इन्फेक्शन को कम करना है तो हमें डॉनिंग एंड डॉफिंग जो है वो अच्छे से करना होगा। इसका भी एक सीक्वेंस होता है, इसकी एक प्रैक्टिस होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है सर्जरी के टाइम पे ही। डॉनिंग में क्या है? सबसे पहले हमें गाउन पहनना है, मास्क और रेस्पिरेटर, देन गॉगल्स और फेसिल, और लास्ट में ग्लव्स कब पहनना है? बिल्कुल लास्ट में। सबसे पहले क्या पहनना है? गाउन। गाउन के बाद मास्क, रेस्पिरेटर, N95 का रेस्पिरेटर मास्क आता है वो आपको पता होगा। गॉगल्स लगाना है और उसके बाद फेस शील्ड, देन ग्लव्स। निकालना कैसे? जस्ट इसके अपोजिट, जैसे जैसे हमने पहना है उसके नेक्स्ट अपोजिट हम निकालते जाएंगे। सबसे लास्ट में हमने ग्लव्स पहना था, ग्लव्स को पहले रिमूव करना है। फेस शील्ड उसके बाद पहना था, उसके पहले हमने फेस शील्ड पहना था तो फेस शील्ड और गॉगल्स को निकालना है। देन गाउन को नो देन मास्क और रेस्पिरेटर को निकालना है और उसके बाद हमारा गाउन आ जाएगा।
तो जैसे हमने डॉनिंग में पहना था गाउन, मास्क, गॉगल्स, ग्लव्स, और उसके अपोजिट है हमें डॉफिंग कर देना है। तो डॉनिंग डॉफिंग आपको इस टर्म्स का पता होना चाहिए कि डॉनिंग डॉफिंग मीन्स क्या होता है। तो इस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमने तो पहले डेफिनेशन देखा, फिर उसके कंपोनेंट्स देखे। कंपोनेंट्स में हमने 5 कंपोनेंट्स देखा था: हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, नेक्स्ट स्पिलियंस क्लीनिंग, अभी हमें स्पिलियंस क्लीनिंग पढ़ना है। पेशेंट केयर आइटम्स सच एन इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, लिलेन, ये हमें डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में ही पढ़ना है कि कैसे कैसे उन्हें डिसइंफेक्ट करना है, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करने हैं। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग ऑफ सरफेस एंड फ्लोर, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में आ जाएगा आपका हॉस्पिटल इन्वायरमेंट क्लीनिंग। हैंड हाइजीन में हमने टाइप्स देखे, 3 टाइप्स थे, और उसके स्टेप्स आप खुद देख लेना, हैंड वॉश के 6 स्टेप 7 स्टेप जो भी है। इसके ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए, 20 to 30 सेकेंड्स एंड 40 to 60 सेकेंड एंड देन 3 to 5 सेकेंड। कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम? इथाइल अल्कोहल, क्लोरीहेक्सिजीन, किसमें? हैंड अल्कोहल बेस्ड में। एंड हैंड वॉश में क्या यूज़ कर रहे हैं हम? एंटी माइक्रोबियल सॉप, जिसमें 4% क्लोरीहेक्सिजीन होता है। सर्जिकल हैंड स्क्रब कितने टाइम का था? 3 to 5 मिनट का। 5 मोमेंट्स थे हैंड वॉश के। 5 मोमेंट्स कौन कौन से थे? बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर एंड बिफोर क्लीनिंग अ सेप्टिक प्रोसीजर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमने डॉनिंग डॉफिंग देखा। डॉनिंग डॉफिंग के बाद हमें कफ एटिकेट के बारे में देखा, जो कि हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। इन सारी चीज़ों को, जो भी डॉनिंग डॉफिंग के बाद किस में जो भी हैं उन्हें रिमूव डिस्कार्ड करना है, वो हमें येलो बैग में डिस्कार्ड करना है, और जो प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं वो सारा हम रेड बैग में डिस्कार्ड करेंगे। स्पिल मैनेजमेंट, ये लास्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का। स्पिल मैनेजमेंट आपको ऐसे नॉर्मली भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। वैसे ये पेशेंट सेफ्टी का टॉपिक है, बट ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर ही आता है कि कैसे मैनेज करना है हमें। स्पिल मैनेजमेंट में क्या होता है? स्पिल मैनेजमेंट अचानक से कोई भी बॉडी फ्लूइड का स्पिल हो जाना, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिमेन लेकर जा रहे हैं और इस स्पेसिमेन से कई बार गिर जाता है, किसी के बॉडी से कटा फटा किसी का होता है, इंजरी वाले पेशेंट आते हैं, उनका अचानक से कोई भी स्पिल हो गया अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें कैसे मैनेज करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ये वैसे स्पिल मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है। जो ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है, वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है डिवीज़न के लिए। तो उन्हें रोकने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमें स्पिल मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स ऑफ स्पिल मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपको जहाँ भी स्पिल देखना है वहाँ पे उस एरिया को मार्क कर देना है। उसके बाद पीपीई जो भी हमें उस पर मेंशन किया हुआ है स्पिल किट पे, उसे वियर करना है। वियर करने के बाद जो भी एब्जॉर्बेंट टॉवेल, क्लॉथ, जो भी टिश्यू पेपर आपको मिल रहा है उससे हमें उसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद क्लीन करना है हाइपोक्लोराइड। अगर बहुत ज़्यादा स्पिल हुआ है तो 5% हाइपोक्लोराइड यूज़ करेंगे, अगर छोटा सा स्पिल हुआ है तो उसके लिए 0.5% हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा था स्पिल मैनेजमेंट का स्टेप्स, जो आपको पता होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। मेनली चीज़ें मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी है कि हमें करना क्या क्या है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमने 2-3 टॉपिक ही देखे हैं। पीपीई के बारे में देखा है। पीपीई के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पीपीई में अलग अलग पॉइंट पे भी हैं चीज़ें, जैसे ग्लव्स के बारे में कैसे उसे पहनना है, किस में डिस्कार्ड करना है, गॉगल्स का भी है। डॉनिंग डॉफिंग में भी अगर आप पढ़ने लगो तो ये काफ़ी डीप टॉपिक जाएगा, बट यहाँ एग्ज़ाम के बेस पे जैसे हमें कवर करना है उस अकॉर्डिंग मैंने बनाया है इसको। तो एक बार हम रिवाइज़ करते हैं हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखा। हमने यही देखा डेफिनेशन में कि अगर हॉस्पिटल से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंट्रोकोकस, स्टेफिलोकोकस, स्यूडोमोनास, एंट्रोबैक्टर, एसिनोटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम जो कि आपके अदर्स में आ जाते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, एरिचिया कोलाई। अगर इसके अलावा भी HIV, हेपेटाइटिस बी और C कॉज हो रहा है तो वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं, वो ज़्यादातर नीडल स्टिक इंजरी की वजह से होता है। सोर्स कौन कौन से इसके सोर्स तो हम ऐसे खुद से भी लिख देंगे। फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए और फैक्टर में ये 4 पॉइंट लिखना ज़रूरी है: इम्यूनिटी, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, डायग्नोस्टिक, ट्रांसफ्यूज़न एंड नेक्स्ट इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन,
प्रिवेंशन में दो था, स्पेसिफिक प्रिवेंशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इजीली लिख पाओगे। स्पेसिफिक प्रिकॉशन हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते टाइम ही बस ध्यान रखना है, जबकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको पेशेंट के हैंडलिंग के साथ साथ स्पेसिमेन देख रहे हो, आप कोई भी हॉस्पिटल में प्रोसीजर कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उस टाइम पे जो प्रिकॉशन रखते हैं हम, वो सारा आ जाता है आपका स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में कुछ मेन पॉइंट देखे हमने, जैसे हैंड हाइजीन में जब हम हैंड हाइजीन में आपको डेफिनेशंस, टाइप्स और उसके 5 मोमेंट्स पता होना चाहिए। 5 मोमेंट्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कब देखना है, स्पिलेज क्लीनिंग कैसे करना है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग आपके डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन का टॉपिक है। तो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में बेसिकली हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे कैसे क्लीन करना है। स्पिल मैनेजमेंट शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है और ये पेशेंट सेफ्टी का है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, या तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक BMW पे हो सकता है, या नेक्स्ट टॉपिक नीडल स्टिक इंजरी पे हो सकता है। नीडल स्टिक इंजरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही कवर करेंगे। आज का हमारा वीडियो हॉस्पिटल एक्वायर्ड पे आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इसके अलावा इस टॉपिक में हमें कुछ नहीं देखना है। थैंक यू।